जीने के लिए अवसर दे पाएंगे। अब सीधी सी बात है, मुझे अगर मेरे जीवन में आनंद से जीने का अधिकार है, मैं अपने जीवन में आनंद से जीना चाहता हूं, तो दूसरों को भी आनंद से जीने का अधिकार है, यह तो मुझे स्वीकारना होगा। मैं अगर मेरे ढंग से आनंद से जीना चाहता हूं, मेरे विचारों के अनुसार जीना चाहता हूं, मेरे जीवन मूल्यों के अनुसार जीना चाहता हूं, तो दूसरों को अपने ढंग से जीने का अधिकार होना चाहिए। उनके जो भी जीवन मूल्य वो मानते हैं उनके अनुसार उनका जीने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए मुझे अगर मेरे जीवन में आनंद से जीना है और लोगों के साथ में जीना है, तो मुझे दूसरा एक बहुत ही प्रधान मूल्य सीखना पड़ता है, और उसको कहते हैं लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। अब सही माने में देखा जाए तो जियो और जीने दो ये बहुत आसान मूल्य है, ऐसा हमको लगता है। क्या है उसमें बड़ी बात है, जियो और जीने दो, इतनी आसान बात नहीं है, हमको गहराई से इसको समझना पड़ेगा। जियो और जीने दो का सही मतलब होता है कि दूसरों का आदर करो, दूसरों को अपने ढंग से जीने दो। इसका सही मतलब होता है कि उसके विचार मेरे विचार से भिन्न हो तो भी मैं उसका आदर करूं, उसके आचार बर्ताव मेरे बर्ताव से भिन्न हो तो भी मैं उसका आदर करूं, उसकी भावनाएं मुझसे भिन्न हैं उसका भी मैं आदर करूं। वो केवल उसका एक अस्तित्व है, इसलिए उस अस्तित्व का वो स्वतंत्र है, मुझसे अलग है, उसका मैं आदर करूं। चाहे मुझ में और उनमें कोई समानता ना हो, इसके बावजूद मैं आदर करूं। ये लिव एंड लेट लिव का सही माने में मतलब होता है। और यहां मॉरल वैल्यूज बहुत महत्व का रोल प्ले करते हैं। जिसे हम नैतिक मूल्य कहते हैं, मॉरल वैल्यूज कहते हैं, वो क्या चीज है? देखिए, जब हम साथ में जीना शुरू करते हैं वहीं से मॉरल वैल्यूज शुरू हो जाती है, उसके बिन तो हम जी नहीं सकते हैं। अब एक रस्सी को मैंने पत्थर बांध दिया और उसको घुमाने की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये प्रैक्टिस करने का मुझे अधिकार है। अगर मैं किसी बहुत जहां भीड़ भाड़ है ऐसे चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाऊं और चौराहे में ये रस्सी और पत्थर घुमाना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? लोग बोलेंगे, मानव साहब क्या कर रहे हो आप यहां पर? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे अधिकार है। हाँ, अधिकार है आपको प्रैक्टिस करने का, लेकिन यहां पर नहीं। ये रास्ता है, चौराहा है, चारों ओर से लोग यहां आते जाते हैं। ये रास्ता चलने के लिए है। चलते हुए किसी इंसान को पत्थर नहीं लगना चाहिए, ये देखना आपका कर्तव्य है। इसलिए आप यहां पत्थर मत घुमाइए। आपको पत्थर घुमाने की प्रैक्टिस करनी है तो खुले मैदान में जाइए, वहां प्रैक्टिस कीजिए। यानी वहां जो लोग चल रहे हैं उन लोगों का जो अधिकार है सुरक्षितता से चलने का, सुरक्षा पूर्वक जाने का, उनको पत्थर नहीं लगना चाहिए, यह देखना मेरा कर्तव्य है। तभी उनका यह अधिकार अमल में आएगा। इसलिए मुझे वो जगह छोड़नी पड़ेगी, खुले मैदान में मैं जाऊंगा, वहां पत्थर घुमाना शुरू करूंगा। अब मैं पत्थर घुमाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, वहां से कोई शॉर्टकट कर कर बीच में से जा रहा है, मुझे बोलना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? ये खेल का मैदान है, यहां प्रैक्टिस चल रही है, आप बीच में से जा रहे हो, आपको पत्थर लगेगा। मुझे किसी को भी तकलीफ न देते हुए प्रैक्टिस करने का मेरा अधिकार है। इसलिए आप रोड से जाइए, मैदान में से मत जाइए। यानी मेरा पत्थर घुमाने का अधिकार अगर अमल में आना है तो दूसरे ने वहां से नहीं जाना चाहिए, उसने रोड से ही जाना चाहिए। वो अगर दूसरा कर्तव्य अमल में लाएगा तो मेरा अधिकार अमल में आएगा। पहले का अधिकार तभी अमल में आएगा जब मैं अपना कर्तव्य अमल में लाऊंगा। तो हमेशा एक व्यक्ति का अधिकार अगर सुरक्षित रखना है तो दूसरे व्यक्ति को उसका कर्तव्य निभाना होता है, और दूसरे व्यक्ति का अधिकार अगर सुरक्षा पूर्वक अमल में आना है तो पहले व्यक्ति को हमेशा अपना कर्तव्य निभाना होता है। यानी जिसको अधिकार होता है उसको कर्तव्य भी करना पड़ता है, तभी दूसरे का अधिकार अमल में आता है।
ये जो अधिकार और कर्तव्य जहां पर मिलते हैं, ये जो बिंदु है, इस पॉइंट को हम मॉरल वैल्यू ऐसा कहते हैं। ये मॉरल वैल्यू हर क्षेत्र में है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं मॉरलिटी के, तब हमेशा स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में, सेक्स के बारे में हम सोचते हैं। उसी को चरित्र, चारित्र्य, नैतिक मूल्य इस शब्दों के साथ में जोड़ते हैं। अभी ये क्या होता है कि हमारे जीवन में हमारे जो कुछ भी मूल्य है, उसी के अनुसार हम दूसरों को जांचते हैं, परखते हैं। मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करूंगा। मैं नागपुर में रहता था। वहां से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम चलता था। मेरा हेड ऑफिस नागपुर था। महीने में 26 दिन करीबन बाहर व्याख्यान देते रहता था। 4 दिन नागपुर में रहता था महीने में। ऐसे ही मैं नागपुर में था उन दिनों में, एक व्याख्यान डिक्लेयर हुआ। पुणे के कोई बहुत बड़े साहित्यिक, उनका नागपुर में एक व्याख्यान रखा गया था। अमेरिकन संस्कृति और भारतीय संस्कृति ऐसा विषय था। अब मेरे पास समय था, मैं जाकर बैठ गया व्याख्यान में। 400-500 लोग थे, सब सुन रहे थे। मैक्सिमम लोग मुझे पर्सनली पहचानते थे। महाशय जी ने अपनी बात रखते वक्त, बहुत फेमस लेखक मराठी के, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी अमेरिका में है, वो वहां की ग्रीन कार्ड होल्डर बन गई है। कई सालों से मुझे बुला रही थी। फिर गए साल मैं अमेरिका गया, कुछ माह वहां रहा, और मैंने देखा कि कितनी गंदी कल्चर है वहां की। वहां के लड़के लड़कियां उम्र में आते आते ही उनमें क्या क्या संबंध हो जाते हैं, लैंगिक संबंध आ जाते हैं, सेक्स करते हैं, शादी के पहले डेटिंग करते हैं, कई लोगों के साथ में डेटिंग करते हैं और बाद में फिर शादी करते हैं। चारित्र्य नाम की कोई चीज ही नहीं वहां पर। ये चरित्र नाम की कोई चीज नहीं है वहां के औरतों को। ये बात उन्होंने बहुत विस्तार से अपने 1-1.25 घंटे के भाषण में रखी। मुझसे रहा नहीं गया, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा मुझे सवाल पूछना है। अब वो मुझे चेहरे से तो पहचानते नहीं थे, तो उन्होंने कहा ठीक है पूछिए। लेकिन संयोजक सब मुझे पहचानते थे। वो कहने लगे कि नहीं, सवाल जवाब नहीं होंगे। पूरी की पूरी पब्लिक खड़ी हो गई। नहीं, वो मानव साहब सवाल पूछना चाहते हैं, आप उसका जवाब देना चाहिए। उनके प्रोग्राम में तो कोई भी सवाल पूछता है वो जवाब देते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। लेखक महोदय बड़े कॉन्फिडेंट थे, तैयार हो गए। मैंने कहा कि आप जिस भारत की चर्चा कर रहे थे कि भारत बहुत महान है, बहुत चरित्र रखने वाला देश है, यहाँ की स्त्रियाँ शादी के पहले कभी किसी के साथ में संबंध नहीं आने देती, वगैरह वगैरह, ये सब बातें आपने कही हैं। ये कौन से भारत की बात आप कर रहे थे? मैं तो भारत में घूमते रहता हूँ, आदिवासियों में काम करते आया हूँ, मुस्लिम बस्तियों में काम करते आया हूँ, दलित बस्तियों में काम करते आया हूं, खुली आंखों से अपने भारत को देखा है। तो ये आप कौन से भारत की बात कर रहे हो? अमेरिका तो मैंने देखा नहीं है। अब मेरे दिमाग में तो पहला सवाल यह आया कि इतनी गंदी अमेरिका है, इसके बावजूद आपने अपने बेटी को अमेरिका क्यों भेजा? ऊपर से आपने शुरुआत में कहा कि मेरी बेटी वहां के ग्रीन कार्ड होल्डर बन गई है। ठीक है कि अमेरिका इतनी गंदी है आपको पहले पता नहीं था, आप गए अमेरिका में, तब आपको पता चला कि अमेरिका बहुत गंदी है। तो अपने बेटी को, जो एक बहुत ही चरित्रवान स्त्री है ऐसा आपका कहना दिख रहा है, तो उसको ऐसे गंदे वातावरण में नहीं रखना चाहिए था, आपने वापस ले आना चाहिए था। फिर भी आपने उनको ग्रीन कार्ड होल्डर कर वहां रहने दिया है। तो आप किस भारत की बात कर रहे हो? आप जिस नागपुर में खड़े हो, ये विदर्भ कहलाता है। यहां पर गढ़चिरौली जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है। इसमें माड़िया नाम की एक आदिवासी जमात है। लाखों की तादाद में ये जमात है। इनमें कई हजार सालों से एक प्रथा चलते आई है जिसको घोटुल परंपरा ऐसा कहते हैं। ये माड़िया जमात के लोग रात को सभी जवान लड़के, टीनेजर्स लड़के लड़कियां साथ में आते हैं, नाचते हैं, उनमें आपस में लैंगिक संबंध भी होते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस भी आते हैं। हो सकता है कि गांव में 20 लड़कियां हैं, 20 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं, तो इन 20 लड़कियों के 20 लड़कों के साथ में संबंध आ जाते हैं।
फिर उनमें से किसी को कोई एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं। प्यार में पड़ने के बाद में वो निर्णय लेते हैं कि हमको शादी करनी है। घोटुल में ही उनकी शादी करवाई दी जाती है और उसके बाद में उनको घोटुल में प्रवेश नहीं होता है। वो गृहस्थाश्रम धर्म निभाते हैं, पति पत्नी कर जीते हैं। अब ये तो परंपरा कम से कम कई हजार सालों से चल रही है माड़िया जमात में। डेटिंग की परंपरा इससे अलग क्या हो सकती है? यहां तो 20 लड़के के 20 लड़कियों के साथ में संबंध आ सकते हैं। अमेरिकन डेटिंग में शायद इतना नहीं होता है। अमेरिका का पूरा उनका आयुष कितना सालों का है? अमेरिका बनकर ही 400 साल हुए। ये तो हजारों सालों से परंपरा है। हम कह सकते हैं कि माड़िया जमात में जो डेटिंग की परंपरा हजारों सालों से चलते आई है वो शायद अमेरिकन लोगों ने चुराई है। कौन से भारत की बात आप कर रहे हो? भैया में जमात होती है और ये जमात बहुत बड़ी है, करोड़ों में है। कभी कभी बंबई में एक भैया पेड़े बांटता है। लोग पूछते हैं काहे के पेड़े हैं? वो कहता है मुझे बच्चा हुआ। अरे भाई तू साल भर से यहां, तेरे को बच्चा कैसा हुआ? उधर मेरा भाई है ना। तब हम ये भूल जाते हैं कि भारत में कई करोड़ लोगों में ये प्रथा है कि एक भाई के साथ में शादी, इसका मतलब सब भाइयों के साथ में शादी। उसे एक पति नहीं होता है, जितने भाई है उतने पति होते हैं। ये भी भारत की परंपरा है। क्या ये भारत नहीं है? भारत के बाहर का हिस्सा है। ये कौन सा चरित्र हुआ फिर जिसकी आप बात कर रहे थे? ये सब बातें में रखने के बाद में वो नॉन प्लस हो गए। उनको पता ही नहीं था अपना भारत, खुद का ही भारत खुद को पता नहीं था। मित्रों, मॉरल्स एंड मैरिजेस नाम का किताब लिखा है बर्ट्रांड रसेल ने। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है। उसमें दुनिया भर में अलग अलग जो सेक्सुअल परंपराएं हैं, शादी ब्याह की परंपराएं हैं, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। जब आप वो पढ़ते जाते हो तब आपको पता चलता है कि पूरे दुनिया में जितनी अलग अलग परंपराएं हैं, सभी परंपराएं अकेले भारत में आपको देखने को मिलेगी। इतनी विविधता चरित्र के बारे में, मैरिजेस के बारे में, सेक्स के बारे में भारत में है। ये हमारा सही भारत है। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी दूसरों को जांचने के लिए हमारे मापदंड हमने उपयोग में नहीं लाने चाहिए। यह व्यक्ति मेरे अनुसार विचार नहीं करता है, मेरे अनुसार बर्ताव नहीं करता है, इसलिए वो निचले स्तर का है, मैं उचले स्तर का हूं। इस ढंग से हमको विचार करने का अधिकार ही भारतीय लोगों को नहीं है। दूसरे का बर्ताव, दूसरे के मॉरल वैल्यूज शायद मुझसे अलग हो गए, इसके बावजूद मुझे उनका आदर करना चाहिए, उनको उनके ढंग से जीने का अधिकार होना चाहिए। ये मन से मैंने स्वीकारना चाहिए। इसको कहते हैं लिव एंड लेट लिव। इसलिए कभी भी दूसरों पर, स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में जो भी हमारी चरित्र की कल्पनाएं हैं, वो कभी किसी पर लादो मत। हमको जो चरित्र की कल्पना बहुत अच्छी लगती है, महत्व की लगती है, वो हमारे जीवन में आग्रह से अमल में लाने का हमें पूरे अधिकार है। उसी ढंग से जीने का हमको अधिकार है। लेकिन इसी ढंग से लोगों ने जीना चाहिए, इसी ढंग से लोगों ने बर्ताव करना चाहिए, यही चरित्र की कल्पना उन्होंने स्वीकारनी चाहिए, ऐसा आग्रह रखने का हमें अधिकार नहीं। ये भी हमने समझ लेना चाहिए। तो मित्रों, ये नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज के ही आधार पर जियो और जीने दो हम अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे मॉरल वैल्यूज दूसरे पर न ला दे, यह भी हमें देखना होता है। जिन मॉरल वैल्यूज का रूपांतरण कानून में हुआ है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बना हुआ कानून है, तो फिर उसको तो हमको जैसे कि तैसे स्वीकारना ही पड़ेगा। वहां हम उसको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जिन मॉरल वैल्यूज का अभी तक कानून में रूपांतरण नहीं हुआ है, वहां यहां खुला मन, खुला विचार, खुला स्वीकार हमें रखना होगा।
हमेशा याद रखिए कि आप अब जब एक बार इस ढंग से सोचने लग गए तो आपके ध्यान में आएगा कि हमें दूसरे के बारे में बुरा बोलने का अधिकार नहीं है। ये जो हमारी आदत है, हम चार लोग इकट्ठा होते हैं तो दूसरे के कई लोगों के बारे में बहुत बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, उनका चरित्र हनन करते हैं, उनके बुरी बातों के बारे में बहस करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, दूसरे को बताते रहते हैं। ये जो हमारी बात है, आदत है, इस आदत के कारण हम हमेशा दूसरों के बारे में बुरा बुरा बोलते रहते हैं। ये बुरा बुरा बोलना हमारे मन में हमेशा बीज पेरते रहता है, यानी बीज बोते रहता है, और उसके नेगेटिव परिणाम हमारे जीवन में हमको भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हम तय करेंगे कि कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, निगेटिव नहीं बोलेंगे, उसका चरित्र हनन नहीं करेंगे, वो हमारा अधिकार नहीं है। उसके कारण सही माने में हमारे जीवन में हमारा ही नुकसान होता है, हम ये ध्यान में रखेंगे। अब जो भी इंसान होता है वो हमेशा ऐसा मानता है कि इंसान चौखट में बैठने लायक होना चाहिए, एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। जाने अनजाने में हमारी एक चौखट तैयार हो जाती है, एक फ्रेम तैयार हो जाती है, इंसान ने कैसा ऐसा होना चाहिए। अब अपने मां बाप को तो हम कभी बिठा नहीं सकते इस चौखट में, तो हमारा पहला प्रयास होता है कि जो भी हम जीवन साथी बनाएंगे वो चौखट में बैठने लायक होना चाहिए, फ्रेम में बैठने लायक होना चाहिए। ये आदर्श प्रेम हमारे मन में पहले से है। अब उसने ऐसा बैठने लायक होना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमारे प्रयास चलते। अब कोई भी व्यक्ति तो चौखट में बैठने लायक, फ्रेम में एडजस्ट होने के लायक तो पैदा नहीं होता है। हमेशा हमको लगता है कि हमारा जीवन साथी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा उसका एक हाथ बाहर जा रहा है, थोड़ी सी नाक बाहर जा रही है, थोड़ी सी नाक को जरा छाट दे, हाथ को जरा छाट दे तो एकदम सेट राइट हो जाएगी। लेकिन हम भूलते हैं कि नाक को अगर छाट दे तो व्यक्ति नकटी बनेगी, उसके हाथ को छाट दे तो बगैर हाथ की रहेगी। हमेशा अपने जीवन में हम ये सोचते रहते हैं। आवाज बंद करा। अब ये क्यों सोचते रहते हैं हम इसी ढंग से? इसके बारे में भी हमको सोचना होगा। ये जो आदर्श की चौखट हम लेकर चलते हैं हमारे जीवन में, ये आदर्श की चौखट जाने अनजाने में हमारे मन में पनपी हुई है। हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि हमारा जीवन साथी इसमें नहीं बैठा तो बच्चे बैठेंगे, बच्चे भी नहीं बैठा तो कोई आदर्श व्यक्ति बनेगा जो बैठेगा, चाहे गुरु होगा, कोई बड़ा समाज सेवक होगा। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े व्यक्ति देखे हैं, उनके साथ में रहा हूं, उनको बहुत नजदीक से देखा हूं, लेकिन मैंने हमेशा पाया कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हमेशा उसके पैर मिट्टी के ही होते हैं, यानी वो स्खलनशील होता है, वो भी आम इंसानों जैसी गलतियां करता है। मेरा कभी भ्रम निराश नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा मानता था कि इंसान इंसान होता है, कुछ गलतियां कर सकता है, फिर भी वो जो महान काम करता है उस महान काम का हमने आदर करना चाहिए, उसी को मानना चाहिए, गलतियों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए मेरा कभी भ्रम निराश नहीं हुआ, मुझे बहुत बुरा नहीं लगा कभी। हमेशा मैं सीखते गया कि कितनी भी व्यक्ति बड़ी हो, कुछ भी हो, वो कोई चौखट में बैठने लायक नहीं होती, फ्रेम में बैठने लायक नहीं होती। किसी व्यक्ति को फ्रेम में बिठाने की कोशिश कभी मत करो। इसलिए अपने आदर्श की कल्पनाएं दूसरों पर कभी थोपने का प्रयास मत करो। क्या होता है जिंदगी में, जिंदगी भर फ्रेम लेकर निकलते हैं, कोई व्यक्ति उसमें बैठ नहीं पाता है, फिर हम सोचते हैं, आखिरी में जिंदगी में शायद ध्यान में आता है कि मैं तो भी चौखट में बैठता हूं क्या, और फिर ध्यान में आता है कि मैं भी चौखट में नहीं बैठता हूं, क्योंकि मैं तो अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, मैं कितना स्खलनशील हूं, कितना गलतियां करने वाला हूं, बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में कभी भी किसी को किसी चौखट में, किसी फ्रेम में बिठाने की कोशिश मत करो। कहने का मतलब है किसी पर कभी आदर्श मत ला दो। हमें अगर जीवन में आनंद से जीना है और दूसरों को भी जीने का अधिकार देना है, तो जो भी हमारे इर्द गिर्द इंसान हैं वे जैसे हैं
वैसे स्वीकारने की तैयारी रखो। उनमें जो अच्छाइयां हैं उसके साथ स्वीकारने की तैयारी रखो। उनमें जो बुराइयां हैं, गलतियां करने की क्षमता है, उसके साथ उनको स्वीकारने की क्षमता रखो। तो ही मित्रों हम उनके साथ में आनंद से जी पाएंगे और उनको भी जीने का अवसर दे पाएंगे। जैसे भी हमारे आसपास के लोग हैं वैसे उनको हमने स्वीकारना चाहिए। जो जैसे भी है वैसे होते हुए भी उन पर प्रेम करना हमने सीखना चाहिए। तो ही हम अपने जीवन में बहुत अच्छे ढंग से जी पाएंगे और दूसरों को जीने का अवसर भी दे पाएंगे। इसी के साथ में हमको एक बात सीखनी पड़ती है कि इंसान है तो गलतियां तो करता है। सबसे पहले हमको अपनी गलतियां माफ करना सीखना होगा। गलतियां माफ करने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार गलती हमने की उसको माफ कर दिया और बार बार वही गलती करते रहे। इंसान तो वही है ना जो गलतियों से सीखता है। जो हमने गलती की है वो गलती मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये मन में तय करना। लेकिन गलती के बारे में बहुत गिल्ट कॉम्प्लेक्स लेकर, क्या मैं बुरा काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे हाथ से गलती हो गई, यही बात को पकड़ कर रखेंगे तो मेरा जीवन उद्ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अगर हमको लगता है कि मेरे जीवन में मैंने कोई गलती की तो अपने आप को माफ करो। वो गलती दोबारा मैं दोहराऊंगा नहीं, यह निश्चय करो और आगे बढ़ो। सेम दूसरों के बारे में, मेरे साथ में जो लोग हैं वो अगर गलती करते हैं उनको समझाओ, गलती सुधारने का अवसर दो। अवसर देने के बाद भी अगर वो अपनी गलती नहीं सुधारना चाहते हैं, अपने बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, तो फिर बाद में मैं निर्णय करूंगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन एक दो अवसर तो मैंने देने चाहिए, यह हमेशा हमने याद रखना चाहिए। तो मित्रों इतनी चीजें अगर अपने जीवन में हम अमल में लाएंगे तो ही सही माने में लिव एंड लेट लिव, जियो और जीनो दो, ये जो बहुत प्रधान नैतिक मूल्य है अपने जीवन में अमल में ला पाएंगे। अब ये दो मूल्य हो गए हमारे जीवन के, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी एंड लिव एंड लेट लिव। इसके साथ में एक तीसरा नैतिक मूल्य हमारे जीवन में हमको अमल में लाना पड़ता